सीक्रेट एजेंसी किस्त नंबर 3 यरूशलेम से तल अवीव की तरफ आते हुए रास्ते में ज्यादातर खामोशी ही रही। डैनी की तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर थी, जबकि पिछली सीट पर बैठा हुआ जर्मिया अपनी सोचों में गर्क था। बेरूत में कार बम के धमाके वाले वाकये के बाद से इसे कुछ चुप्सी लग गई थी। हालांकि इसके दोस्तों का ख्याल था कि अपने दुश्मन नंबर 1 सलामा की मौत के बाद तो इसे जश्न मनाना चाहिए था। जर्मिया 12 साल से तजर्रुद की जिंदगी गुजार रहा था। सिनाई की जंग में अपने बेटे की मौत और इसके 1 साल बाद बीवी के इंतकाल से वो खासा दिल बर्दाश्त हुआ था। इसने अपनी तमाम समाजी सरगर्मियां खत्म करके अपने आप को मोसाद के लिए वक्फ कर दिया था। इसका दफ्तर तल अवीव में था और रहायश यरूशलेम में, लेकिन अब वो यरूशलेम कम ही जाता था। दिन भर दफ्तर में मसरूफ रहता और रात को ही दफ्तर में सो जाता। कुछ लोगों का ख्याल था कि इस तरह वो वज़ीर आज़म के दफ्तर के करीब रहना चाहता है ताकि अपने बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहे। जब वो मोसाद बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर अपने दफ्तर में दाखिल हुआ तो इमोस हैम्फर इसका मुंतजिर था। वो दुबला पतला तवील कामत आदमी था। जर्मिया ने 6 महीने पहले इसे चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया था। वो इस वक्त कुर्सी पर बैठा फाइलों के अंबार को देख रहा था जो जर्मिया की मेज पर पड़ा हुआ था। हेलो हैम्फर, जर्मिया ने हाथ में पकड़ा हुआ चाबियों का गुच्छा मेज पर डालते हुए कहा। कोई ताज़ा खबर? जेनिफर पेशानी पर बालों की लट को हटाते हुए सीधा होकर बैठ गया। हम क्विस्ट का फाइल बंद कर रहे हैं, इसने जर्मिया की तरफ देखते हुए कहा। क्विस्ट बेरूत वाले ऑपरेशन का कोड नेम था। ऑपरेशन टीम को बेरूत से निकलने में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई। इनमें से 2 दमिश्क के रास्ते, 2 काहिरा के रास्ते और बाकी बराह यूरोप जा चुके हैं। अल-फतेह ने अगरचे हमारे 3 आदमियों को शनाख्त कर लिया, लेकिन वो तीनों कौन है? जर्मिया ने फौरन पूछा। एरिका चेंबर, जिसने रिवर्डन में फ्लैट किराए पर हासिल किया था, पीटर सरियूरा और लॉरेंट कोलबर्ग, जिन्होंने कारें किराए पर हासिल की थी। मोसाद के कवानीन के मुताबिक हैम्फर ने इस गुफ्तगू में भी अपने एजेंटों के कोड नेम इस्तेमाल किए थे। जैसा कि तुम्हें याद होगा, हमने पहले ही इस संदेशे का इजहार किया था कि इन्हें शिनाख्त कर लिया जाएगा, इसलिए सबसे पहले इन्हीं तीनों को बेरूत से निकाला गया था। हमने कोलबर्ग की कार समुद्र के किनारे पर छोड़ दी और हमारे तुक्कों के एन मुताबिक अल-फतेह ने यही नतीजा अख्ज़ किया कि वो समुद्री रास्ते से फरार हुए थे। इन तीनों को फौरी तौर पर यहाँ बुलाया जाए और कम अज़ कम 6 माह के लिए हेडक्वार्टर में महदूद कर दिया जाए। ना तो इन्हें किसी मिशन पर इसराइल से बाहर भेजा जाए और ना ही इन्हें कोई छुट्टी दी जाए। मैं जैकब गंडी वाले वाक़े को दोहराना नहीं चाहता। हैम्फर को अपने दिमाग पर हथौड़े बरसते महसूस होने लगे। जैकब गंडी गोरिल्ला टीम का मेंबर था, जिसे 3 साल पहले पॉपुलर फ्रंट के हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए बेरूत भेजा गया था। ये मोसाद और आर्मी के स्पेशल कमांडर्स का मुश्तरका मिशन था। हैम्फर इस मिशन का सरबराह था। वो मिशन अगरचे कामयाब हो गया था, लेकिन जैकब गंडी बेरूत में रह गया था। 2 हफ्ते बाद जब वापस पहुंचा और हैम्फर से चंद रोज की छुट्टी मांगी तो हैम्फर ने क़वायद ज़वाबित की परवाह के बगैर छुट्टी इसे दे दी। लुसर्न में एक फ़लस्तीनी पसंद ने जैकब को शनाख्त कर लिया और पूरे यूरोप में इसका ताक़ुब करता हुआ बार्सिलोना तक पहुंच गया। और फिर एक रोज़ बार्सिलोना पुलिस को साहिल पर जैकब की लाश मिली। 9mm की गोली ने इसकी खोपड़ी को पाश पाश कर दिया था। और सामान का क्या हुआ? जर्मिया ने सोने निगाहों से इसको देखा। इसकी मुराद रिमोट कंट्रोल वगैरह से थी। अगर इनमें से भी कोई भी चीज़ फ़लस्तीनियों के हाथ लग जाती, वो फ़ौरन समझ जाते कि सलामा के कत्ल का मंसूबा मोसाद ने बनाया था। वो सारा सामान वार्डन 2 अपार्टमेंट में है। एरिका वाले फ्लैट में दाखिल होने वाले फ़लस्तीनियों ने मज़ीद तलाश तर्क कर दी थी। इस तरह दूसरा फ्लैट महफूज रहा। हम शुरू ही से इस फ्लैट की निगरानी कर रहे हैं। हमारी एक टीम आज दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएगी और बाकी आलात तलब कर दिए जाएंगे। फ़लस्तीनियों की तरफ से किसी मुतवक्को इंतकामी कार्रवाई के बारे में क्या ख्याल है? इस सिलसिले में कोई इत्तला मिली? जर्मिया ने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हैम्फर के जवाब देने से पहले दस्तक की हल्की सी आवाज़ उभरी। दरवाज़ा खुला और एक जवान उम्र औरत अंदर झांकने लगी। हाँ कहती, क्या बात है? जर्मिया ने पूछा। बेरूत में सलामा की तदफीन शुरू होने वाली है, कैथी ने जवाब दिया। टीवी पर यह कार्रवाई बराह रास्त टेलीकास्ट की जाएगी और हमने ऑपरेशन रूम में इसे मॉनिटर पर दिखाने का इंतज़ाम कर लिया है। अगर देखना चाहो तो आ जाओ। हाँ क्यों नहीं? जर्मिया कहते हुए खड़ा हो गया। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आओ तुम भी चलो, हमें सलामा के सफ़र आखिरत का दिलचस्प मंजर ज़रूर देखना चाहिए। ऑपरेशन रूम में सामने वाली मेज़ पर बड़ी स्क्रीन का एक रंगीन टीवी सेट रखा हुआ था और मोसाद के कई ऑफिसर टीवी के सामने निस्बदारी की सूरत में कुर्सी पर बैठे हुए थे। टीवी की आवाज़ बंद कर दी गई थी। स्क्रीन पर बड़ी मूँछों वाले एक आदमी का चेहरा नजर आ रहा था, जिसने आंखों पर मोटे अदसों की ऐनक लगा रखी थी। मोसाद के 2 टेक्नीशियन कानों पर हेडफोन लगाए मॉनिटरिंग कर रहे थे। एक तरफ रंगीन टीवी पर नजर आने वाला मंजर वीडियो क्विज पर रिकॉर्ड हो रहा था और दूसरी तरफ एक छोटे टेलीविजन सेट पर वही मंजर ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रहा था। इस टीवी सेट के करीब खड़ी हुई कैथी नीले रंग की फाइल में लगी हुई कुछ तस्वीरें चेक कर रही थी। जर्मिया आगे बढ़कर डेविड रात के करीब एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। डेविड मोसाद का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन था
वो जर्मिया का करीबी दोस्त था और इसराइल के क़याम से पहले वो दोनों बरतानिया के खिलाफ मुज़ाहमती तहरीक में भरपूर हिस्सा लेते रहे थे। आम ख्याल ये था कि जर्मिया के रिटायरमेंट के बाद मोसाद का सरबराह वही होगा। जर्मिया की तरह वो भी रूसी में पैदा हुआ था और जर्मिया से उम्र में 10 साल छोटा था। वो लंबे कद का दुबला पतला सा आदमी था, हमेशा ढीला ढाला सा लिबास पहनता। देखने में तो मजहूल सा आदमी नजर आता था, लेकिन इसे इसराइली इंटेलिजेंस का शफाक तरीन आदमी समझा जाता था। जर्मिया की दूसरी तरफ मोसाद का डायरेक्टर ऑफ रिसर्च राफेल ओरेज बैठा हुआ था। वो वज़ीर आज़म का ख़ास आदमी था। मोसाद में इस आला ओहदे पर इसकी मौजूदगी महज सियासी वजूह की बिना पर थी। अपने तर्ज अमल की बिना पर वो इस महकमे में आउटसाइडर ही लगता था। जर्मिया ने इसे कभी भी पसंद नहीं किया था, लेकिन वज़ीर आज़म का ख़ास आदमी होने की बिना पर वो इसे इस ओहदे से हटा भी नहीं सकता था। राफेल ओरेजर लोमड़ी की तरह चालाक साबित हुआ था। सामने वाली कुर्सी पर आर्मी इंटेलिजेंस का कर्नल बैठा हुआ था। जर्मिया ने इसकी तरफ मुस्कुराते देखकर हाथ सर हिलाया और डेविड की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो इसकी तरफ झुका हुआ कोई सरगोशी कर रहा था। एन इसी लम्हा टीवी स्क्रीन पर मंजर बदल गया। अब वहाँ लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। हर चेहरे पर नफरत थी। लोग होश से लहरा लहरा कर नारे लगा रहे थे। अल फतह के गोरीलों ने चेहरों पर रुमाल लपेट रखे थे और उन्होंने क्लाशनकोफ राइफलें सरों से ऊपर उठा रखी थी। एक टेक्नीशियन ने टीवी की आवाज़ खोल दी। कमरे में यहूदियों के खिलाफ नारे गूंजने लगे। पस मंजर में जैसे ही अनाउंसर की आवाज़ हुई, कैसी पेंसिल और कागज़ लेकर टीवी के करीब आ गई। 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अली हसन सलामा के जनाजे के इस जुलूम में शरीक हैं। वो कमेंट्री का तर्जुमा करते हुए बोली। इसी लम्हे यासिर अरफात का चेहरा स्क्रीन पर नमूदार हुआ। यासिर अरफात सलामा को अपना बेटा कहा करता था। सलामा के कत्ल के बाद वो पहली मरतबा पब्लिक में आया था। सलामा के कत्ल की इत्तला मिलते ही यासिर अरफात और उसकी तंजीम के दीगर आला लीडर ज़ेर-ए-ज़मीन चले गए थे, क्योंकि इनके ख्याल में इन पर भी किसी इस किस्म का कातिलाना हमला हो सकता था। यासिर अरफात की आवाज़ अब कमेंटेटर की आवाज़ पर गालिब आ रही थी। वो मुट्ठियाँ भींच भींच कर शेर की तरह दहाड़ते हुए कह रहा था, हम एक शहीद को दफन करने जा रहे हैं। द हाफिज़ मेरे हीरो, हम तुम्हारे खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। हम तुम्हारे कत्ल का ऐसा इंतकाम लेंगे कि यहूदियों की आने वाली नस्लें भी इसे भुला नहीं सकेंगी। कैमरे का रुख बदल गया। अब स्क्रीन पर सलामा का जनाजा नजर आ रहा था। सियाह चादरों में लिपटा हुआ ताबूत इंसानी सरों के समंदर पर गोया फिसल रहा था। जनाजे से आगे एक आदमी ने सलामा की एक बहुत बड़ी रंगीन तस्वीर उठा रखी थी। मुस्कुराता हुआ चेहरा और चमकती हुई आंखें, वो वाकई शहजादा लग रहा था। यासिर अरफात एक बार फिर स्क्रीन पर दिखाई दिया। अब इसने मैयत को कंधा दे रखा था। इसके बॉडीगार्ड इससे 2 कदम आगे थे। स्क्रीन पर PLO के दूसरे रहनुमाओं के चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो बारी बारी जनाजे को कंधा देते हुए चल रहे थे। कैथी बुलंद आवाज़ में इनके नाम बता रही थी। चीफ ऑफ ऑपरेशन अबू अय्यास, ब्लैक समबर का उभरता हुआ लीडर अल खैर, पॉपुलर फ्रंट का सरबराह उमैर तरीक। दफतन कैथी खामोश होकर मुतवहिश निगाहों से जर्मिया की तरफ देखने लगी, जिसने अपनी सीट पर आगे की जानिब झुककर इसका हाथ पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले एक चेहरे की तरफ इशारा करते हुए पूछ रहा था, ये कौन है? वो एक अजनबी चेहरा था जिसने यासिर अरफात के पीछे मैयत को कंधा दे रखा था। कैमरा एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर फोकस रहा। वो अरब नहीं था। उठी हुई नाक और आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा लगा हुआ था। इसके दांत पीले और गैर हमवार थे। इसने निचला होंठ दांतों में दबा रखा था और उभरे हुए रुखसार आंसुओं से तर हो रहे थे। इसने स्याह जर्सी पर पुराना सा कोट पहन रखा था। ये कौन है कैथी? जर्मिया ने अपना सवाल दोहराया। इसके लहजे में बेचैनी थी। कैथी ने कंजे उचका दिए। इसकी नज़र स्क्रीन पर मरकूज थी। मैं इसे नहीं जानती, कैथी मध्यम लहजे में बोली। इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। जर्मिया ने सवाल निगाहों से अपने साथियों को तो देखा, लेकिन उन्होंने भी नफी में सर हिला दिया। मुमकिन है ये कोई गैर मुल्की रजाकार हो। जर्मिया के बाएं हाथ बैठे आर्मी इंटेलिजेंस के कर्नल ने कहा। अलफते में बेशुमार जर्मन, आयरिश और स्वीडिश दहशतगर्द भी शामिल है, जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। ये भी इन्हीं में से एक हो सकता है। एक गैर मुल्की रजाकार को यासिर। कुछ आवाज़ें आ रही हैं, अचानक माहिर ने पुकार कर कहा। हाँ जी, आ रही हैं। अशफाक ने भी तायद की। इसके चेहरे पर खौफ था। मैं उठकर दहाने की तरफ गया और तब मैंने वो आवाज़ें सुनी। रगों में लहू की गर्दिश तेज़ हो गई। ये गाड़ियों की आवाज़ें थीं और यकीनन ये पुलिस फोर्स की गाड़ियाँ थीं। मतलब ये था कि ताज़ा दम होकर पुलिस दोबारा इलाके में पहुंच गई है, या फिर हो सकता था कि इन्हें कोई नई इत्तला मिली हो, जिसके बाद इन लोगों ने यहाँ तलाश जारी रखने का फैसला किया हो। शाहजेब को यहाँ से निकले 1 घंटा ही हुआ था और अब पुलिस यहाँ पहुँच गई थी। एक लहजे के लिए मेरे दिल में अंदेशा जागा कि कहीं पुलिस की इस दोबारा चढ़ाई में शाहजेब का तो कोई हाथ नहीं, लेकिन अगले लम्हे दिमाग ने इस ख्याल को शिद्दत से रद्द कर दिया। आवाज़ें लम्हा बलम्हा करीब आने लगी।
हम धड़कते दिलों के साथ दम साध कर बैठ के इमरान ने आवाज़ों पर गौर करते हुए कहा, लगता है जी के वो 2 या 3 तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर शौकत ने लर्जा आवाज़ में सरगोशी की, इसी बात का हमें डर है। तुनिसिया के फ़िलिस्तीनी कैंप के ऐन बस्त में वाक़ई यासिर अरफ़ात के छोटे से दफ्तर में सुनहरी बालों वाला वो नौजवान कुर्सी पर अकड़ू बैठा अरफ़ात की तरफ देख रहा था। तुम्हें बैरूत नहीं आना चाहिए था, यासिर अरफ़ात ने शुस्ता अंग्रेज़ी लहजे में कहते हुए मेज़ पर रखा तुर्की कॉफ़ी का कप उठाकर एक चुस्की भरी। अच्छा होता कि यह तुम किसी की नज़रों में ना आते। नौजवान ने जवाब देने से पहले तारीक शीशे वाला चश्मा उतार दिया। इसकी आंखों में हल्की सी पीलाहट थी। वो गहरी नज़रों से यासिर अरफ़ात की तरफ देख रहा था। मुझे आना ही था। बिलाखिर इसके होंठों को जुम्बश हुई। इसके लहजे में सर्दमुहरी नुमाया थी। अली मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। वो खामोश होकर कमरे की दीवार को घूरने लगा, जहाँ फ़लस्तीन के परचम और पोस्टर और मरहूम हुर्रियत पसंद लीडरों की तस्वीर आवेज़ा थी। एक दीवार के सारे क्लाशनकोव इस्तादा देखकर इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो आतिशी असला के मामला में यासिर अरफ़ात की पसंद का मोतरफ था। वो इनके इस्तेमाल और ढंग भी जानता था। इसके ख्याल में यासिर अरफ़ात से बेहतर फाइटर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। ऑपरेशन म्यूनिख में तुम्हारा भी हाथ था, यासिर ने कहते हुए खाली कप रख दिया। वो दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिकाकर हाथों की उंगलियाँ आपस में फंसा दी। ये तो ये तक शुबा नहीं हो सका कि इस मौका पर तुम ओलंपिक विलेज में मौजूद थे। कोई भी नहीं जानता कि मैंने अली की जान बचाई थी, सुनहरी बालों वाले नौजवान ने कहा। वो साद ने जब अली को मौत के घाट उतारने के लिए एक सफाक एजेंटों की टीम इसकी तलाश में रवाना की थी, तो मैंने ही इन यहूदियों को गलत इत्तला दी थी और गलत रास्ते पर लगाकर लेलेहैमर पहुंचा दिया था। शायद अली ने आपको बताया हो। हाँ, यासिर अरफ़ात ने दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए कहा। वो आदमी कौन था जिसे यहूदियों ने अली के धोखे में मार दिया? एक मराकशी बाशिंदा जो किसी होटल में वेटर था, नौजवान ने जवाब दिया। इसके कत्ल के फ़ौरन ही बाद नॉर्वेजियन पुलिस को यहूदी एजेंटों के बारे में बता दिया था और चंद घंटों के अंदर अंदर इनमें से बेशतर को आहनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। यासिर अरफ़ात के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो इसराइलियों की बहुत बड़ी नाकामी थी। दुनिया में हर जगह मोसाद का मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन इसका लहजा एकदम धीमा पड़ गया। वो बिलाखिर सलामत तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए। सुनहरी बालों वाला नौजवान आगे को झुकाया। इसकी आंखों में चिंगारे सी दहकती महसूस हो रही थी। ये इख्तिताम नहीं है। इसके हलक से सरसराती सरगोशी निकली। यहूदियों को सलामा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। मैं अबू अयाज को पहले हिदायत दे चुका कि नहीं। सुनहरी बालों नौजवान ने नफी में सर हिलाते उसके बाद काट दी। नहीं नहीं, यहूदियों से अली के खून का हिसाब आपके आदमी नहीं लेंगे। इंतकाम के लिए वो रवायती तरीका इख्तियार नहीं किया जाएगा जो अब तक मुरव्वज रहा है। वो इस दुनिया में मेरा वाहिद दोस्त था जिसे यहूदी कुत्तों ने मुझसे छीन लिया। इसके खून का बदला मैं लूँगा। अभी मुझे इनसे एक और भी ज़ाती हिसाब चुकाना है। मैं इनसे ऐसा भयानक इंतकाम लूँगा कि दुनिया अगश्ते बदंदा रह जाएगी, लेकिन इसके लिए बहुत मुहारत और बारीक बीनी से मनसूबाबंदी करनी होगी। एक फ्रांसीसी कहावत है कि इंतकाम एक ऐसी डिश है जिसे ठंडा करके खाना चाहिए। मेरा ख्याल है हम सलामा के कातलों को तलाश कर सकते हैं। यासिर अरफ़ात बोला। नहीं। सुनहरी बालों वाले ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया। सिर्फ कातिलों से नहीं, मैं दुनिया के हर यहूदी से इंतकाम लूँगा। वो खामोश हो गया, लेकिन यासिर अरफ़ात की आंखों में उलझन देखकर इसने अपनी बात जारी रखी। शायद आप मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए मैं पूरी तरह अपने हवास में हूँ। 1 मरतबा नहीं, 20 मरतबा अपने इस मंसूबे पर गौर कर चुका हूँ, और जब मेरा मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचेगा तो लोग दुनिया में यहूदियों के मुंह पर थूकेंगे। कैसे? तुम्हारा मंसूबा क्या है? यासिर अरफ़ात ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए इसको देखा। इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी, सुनहरी बालों वाले ने कहा। तकरीबन 1 घंटे बाद सुनहरी बालों वाला वो नौजवान यासिर अरफ़ात के साथ दफ्तर से बाहर निकला। इस मुख्तसर सी एक मंजिला इमारत के गिरद जाबजा मशीन गनें नस्ब थी और अलपते के चाकू चौबंद गुरीले ऑटोमेटिक राइफलें संभाले गश्त कर रहे थे। कारदार तारों की दोहरी बाड़ के जरिए दफ्तर की इमारत को बाकी कैंप से अलग कर दिया गया था। बाड़ की दूसरी तरफ 9 उम्र लड़के लकड़ी की राइफलें उठाए मार्च कर रहे थे। यासिर अरफ़ात को देखते ही लातादार नौजवान तारों की बाढ़ के गिर्द जमा हो गए। यासिर के बॉडीगार्ड्स फौरन इसके गिर्द जमा हो गए। यासिर अरफ़ात सुनहरे बालों वाले नौजवान के साथ चलता हुआ कार के करीब पहुंचकर रुक गया। इसे एयरपोर्ट पर छोड़ो फवाद, यासिर ने अपने ड्राइवर को कहते हुए नौजवान को सीने से लिपटाया और इसके रुखसारों पर बोसे देने लगा। याद रखिए, नौजवान ने यासिर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ये हमारा यहूदियों से आखिरी इंतकाम होगा। ऐसा खौफनाक इंतकाम कि दुनिया लर्ज उठेगी। लेकिन इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तुम्हें एक यहूदी की ज़रूरत होगी।
यासिर अरफात ने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं। सुनहरी बालों वाले नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसा एक यहूदी मेरे ज़हन में है और मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगा और इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। यासिर अरफात ने इस मरतबा महज सर हिलाने पर इत्तफा किया था। सुनहरी बालों वाला नौजवान से मर्सिडीज में बैठ गया और मर्सिडीज फौरन ही हरकत में आ गई। मोसियो आर्मन मौसीकी पर लेक्चर देने के बाद कल्चरल सेंटर से बाहर निकला तो रेडियो ला स्क्वायर सुनसान पड़ा हुआ था। सर्द हवा हड्डियों के गोदे तक में उतरती जा रही थी। आर्मन ने नोटबुक और अखबारात का परिंदा बाएं तरफ बगल में दबा लिया। वो दाएं हाथ से ओवरकोट का कॉलर पकड़ लिया और खून में हरारत पैदा करने के लिए तेज तेज कदम उठाने लगा। लबनान की खाना जंगी ने बेरूत की बेशतर इमारतों को खंडर में तब्दील कर दिया था। शहर के फैशन एबल इलाके भी इससे महफूज नहीं रहे थे। खूबसूरत इमारतों पर गोलियों के निशानात इस इलाके में ताज़ा तरीन लड़ाई की गवाही दे रहे थे। टोटल एम्पीरियल मलबे का ढेर बन चुका था। आर्मन पहले चौराहे पर दाएं तरफ मुड़ गया। अगले चौराहे पर इसने दाएं तरफ के रास्ते ही का इंतखाब किया था। कैफे ओरिएंट के सामने से गुजरते हुए इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। एक लम्हा को मुतज़ब्ज़ब किसी कैफियत में रहा, जैसे सोच रहा कि कुछ पीने के लिए रुक जाए या सीधा चला जाए। फिर आखिर वो मुड़कर रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। कैफे के अंदर की फजा निस्बतन गर्म थी। अरबी मौसीकी के साथ कैफे में बैठे हुए ग्राहकों की ऊंची आवाज़ों में भी भिड़भिड़ाहट किसी कैफियत पैदा कर दी थी। आर्मन ने ओवरकोट के बटन खोल लिए और सरसरी सी निगाहों से अतराफ में देखने लगा। ज्यादा ग्राहक नहीं थे। कोई निस्वानी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ग्राहकों में ज्यादातर अरब थे जो दो दो चार चार की टोली में बैठे काफ़ी या चाय की चुस्के लेते हुए बड़े जोशो खरोश से बेरूत की तादाद सूरत हाल पर बहस कर रहे थे। ग्राहकों में से किसी ने आर्मन की तो तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता दो वेटर इसे पहचान कर मुस्कुरा दिए थे। काउंटर के पीछे बैठे हुए रेस्टोरेंट के भारी भरकम मालिक ने इसे देख लिया और काउंटर के पीछे से निकलकर तेज तेज कदम उठाते करीब आकर इसने आर्मन से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कैफे ओरिएंट के ग्राहकों की बड़ी तादाद अगरचे मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन इनमें बेशतर मुस्तकिल गाहिक आर्मन को भी पहचानते थे, जो हर बुध की रात कल्चरल सेंटर में मौसीकी पर लेक्चर देने के कुछ देर के बाद यहाँ जरूर रुकता था। रेस्टोरेंट के मालिक से हाथ मिलाते हुए आर्मन ने मध्यम लहजे में दो चार जुमले भी कहे थे। फिर कोने वाली उस मेज़ की तरफ बढ़ गया जहां वो आमतौर पर बैठा करता था। इस मेज़ के करीब बहुत बड़ा स्पीकर रखा हुआ था, जिससे खारिज हुई मशरकी मौसीकी पूरे हॉल में गूंज सी पैदा कर रही थी। लेकिन फ्रांसीसी मौसीकार आर्मन को शायद इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। इससे अपनी नोटबुक और अखबारात और रसाइल का परिंदा अपने करीबी सोफे पर रख दिया और टाई की गिरा दुरुस्त करते हुए सीधा होकर बैठ गया। इस दौरान वेटर आर्मन की पसंदीदा तुर्की कॉफी का कप इसके सामने मेज पर रख गया। आर्मन ने कॉफी का एक घूंट भरा और कप दोबारा मेज पर रखकर परिंदे का सबसे ऊपर वाला मैगजीन उठाकर पढ़ने लगा। वो मजमून पढ़ने में इतना महब था कि वो इस आदमी की आमद से भी आगाह नहीं हो सका जो इस मेज की दूसरी तरफ सोफे पर बैठ चुका था। वो कोई अरब था जिसने गूंजती हुई आवाज में कॉफी को ऑर्डर भी दिया था। आर्मन ने उस वक्त भी अपनी जगह से हरकत नहीं की थी जब इस शख्स ने आगे झुककर इस तरह सरगोशी की थी जैसे वो कोई गीत गुनगुनाने की कोशिश कर रहा हो। वो फवाद था। सोमवार को सलामा की तदफीन के बाद कब्रिस्तान से एक आदमी यासिर अरफात के साथ इसके दफ्तर गया था। शख्स अरबी में बोल रहा था। इस शख्स के बाल सुनहरी और उम्र 35 के लगभग रही होगी। कार में वो दोनों हुई इस्लामा के बारे में बातें करते रहे थे। सुनहरी बालों वाला वो शख्स तकरीबन 1 घंटे तक यासिर अरफात के साथ इसके दफ्तर में मौजूद रहा। जब दफ्तर से बाहर निकला तो ये भी कार तक इसके साथ आया था। मैंने इनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुना था। इस अजनबी ने कहा था कि हमारा यहूदियों से आखिरी इंतकाम होगा। ऐसा खौफनाक इंतकाम की दुनिया लर्ज उठेगी। वो दोनों अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। अल्फाज दोहराओ। मैगजीन पर झुके हुए आर्मन ने सरगोशी की। आखिरी इंतकाम। अरब ने अल्फाज दोहरा दिए। फिर चीफ ने इससे कहा, तुम्हें इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए एक यहूदी की ज़रूरत होगी। जिस पर सुनहरी बालों वाले ने जवाब दिया था कि एक ऐसा यहूदी मेरे ज़हन में है और मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगा और इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। दोहराओ। और इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। आर्मन ने अपना कप उठाया और कॉफ़ी की चुस्के लेते हुए इस तरह सर हिला दिया जैसे बात का मफहूम समझ गया हो। मैं सुनहरे बालों वाले इस आदमी को चीफ की गाड़ी पर इसके होटल तक ले गया, जहाँ से इसने अपना सामान उठाया और मैंने इसे एयरपोर्ट पहुँचा दिया। वो एयर फ्रांस की दोपहर की फ़्लाइट से पेरिस गया था। सामान इसके पास सिर्फ एक बैग था जिसे मैंने खुद काउंटर तक पहुँचाया था। कि तुमने इसका पासपोर्ट देखा था? हाँ, वो अल्फ्रेड मिलर के नाम का जर्मन पासपोर्ट था। इसके बाद मैं कैंप वापस चला गया। यासिर अरफात ने दिन का ज़्यादा हिस्सा वो अयाज के साथ गुजारा था। वो खासा बरहम और परेशान नजर आ रहा था। यासिर और सुनहरी बालों वाले की गुफ्तगू और किसने सुनी थी? किसी ने नहीं। दफ्तर में वो दोनों अकेले ही थे। तुमने किसी और से इसका तज़किरा किया था?
और क्या तुमने यासिर और अबू यास की गुफ्तगू भी सुनी थी? तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब नफी में है। यासिर अरफात से मुलाकात के बाद अबू यास कहाँ गया था? सईदा, अरब ने जवाब दिया। जब वो यासिर के दफ्तर से बाहर निकला तो मैं इसके ड्राइवर के साथ बैठा गपशप कर रहा था। इसने ड्राइवर से कहा था कि प्रोग्राम बदल गया है, अब हम सीधे सईदा जाएंगे। रेडियो पर नश्र होने वाला धुआंधार किस्म का गीत खत्म हो गया था। आर्मन ने ज़ेरे मुताले मैगजीन बंद करके परिंदे के नीचे रख दिया। ओला एक्सप्रेस नामी मैगजीन उठाकर अपने सामने फैला लिया। इस वक्त रेडियो पर एक और नगमा शुरू हो चुका था। अल्फ्रेड बैरूत के किस होटल में ठहरा था? आर्मन की सरगोशी फवाद की समाज से टकराई। होटल फोनीशिया। यहाँ इसका क़याम कितने दिन रहा था? इस लम्हे एक वेटर इनके करीब से गुजरा। फवाद ने इसे चिकन बर्गर का ऑर्डर दे दिया। वेटर के वहाँ से हटते ही फवाद ने सरगोशी की। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में वो सिर्फ 1 या 2 रातें रहा था। वो जनाजे में शिरकत के यहाँ कैसे पहुंचा था? और क्या तुम्हारा चीफ? वेटर को आते देखकर आर्मन ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। वेटर ने प्लेट फवाद के सामने रख दी और आर्मन की तो देखते बोला, आपको तो कुछ नहीं चाहिए जनाब। लेकिन आर्मन इसी तरह खामोश बैठा रहा जैसे कुछ सुना ही नहीं। इसकी नज़रें मैगजीन पर गोया चिपक कर रह गई थी। वेटर ने जब ऊंची आवाज़ पर सवाल दोहराया तो इसने गुस्सा चौंक पड़ा जैसे करीबी बम फटा हो। वेटर के तीसरी मरतबा पूछने पर इसने शुक्र अदा करते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। वेटर जैसे वहाँ से हटा, इसने फवाद से सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। उससे जनाजे में शामिल देखकर तुम्हारा चीफ परेशान तो हो गया होगा? नहीं, चीफ को गालिबन पहले ही इसके विरुद्ध पहुंचने की इत्तला मिल चुकी थी, फवाद ने जवाब दिया। आर्मन की तरफ से मजीद कोई सवाल नहीं किया गया तो इसने इत्मीनान का सांस लिया। आर्मन के सवालात इसे हमेशा बदहवास कर दिया करते थे, लेकिन इस बात का मोतिव था कि आर्मन अपने काम से बखूबी वाकिफ था। यासिर अरफात का ड्राइवर मुकर्रर होने के बाद फवाद का 3 फ्रांसीसियों से वास्ता पड़ चुका था, लेकिन आर्मन इन सबसे ज़्यादा ज़ीरक साबित हुआ था। इसने कभी किसी मामूली सी बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया था। आर्मन मैगजीन के मुताले में महव था। इसकी खामोशी इस बात की अलामत थी कि अब इसे फवाद से मज़ीद कुछ नहीं पूछना था। फवाद अपनी सीट पर पहलू बदलते हुए इसकी तरफ झुक गया और इसे मुखातिब करते बुलंद आवाज़ में बोला, माफ़ कीजिए मोसियो, क्या मैं मैगजीन देख सकता हूँ? वो सोफे पर परिंदे के सबसे ऊपर पेरिस मैच की तरफ इशारा कर रहा था। ओह हाँ, क्यों नहीं? आर्मन ने मुस्कुराते हुए मैगजीन इसकी तरफ बढ़ा दिया। रिसाले के सरवर्क पर बुर्जी बारदत की उरिया तस्वीर थी। वह मैगजीन के औराक पलटने लगा। एक जगह लबनानी नोटों से भरा लिफाफा देखकर इसकी आंखें चमक उठी। नहायत एहतियात से वो लिफाफा कोट की जेब में मुंतकिल करते इसके होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट आ गई। हदायत पर मुश्तमिल एक कागज़ के साथ फवाद को इस लिफाफे में हर हफ्ते आर्मन से इतनी रकम मिल जाती थी कि वो यासिर अरफात के ड्राइवर की हैसियत से 6 महीनों में भी नहीं कमा सकता था। 5 मिनट बाद फवाद ने मैगजीन लौटा दिया। वो वेटर को बुलाकर अपना बिल अदा करके रेस्टोरेंट से चला गया। फवाद को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि फ्रांसीसी मूसीकार आर्मन घर जाते हुए इसकी बताई बातों को एक रिपोर्ट की सूरत में लिखकर इसे कैमरा फिल्म में मुख्तसर करने के बाद माइक्रो डॉट फिल्म बनाएगा। ये फिल्म इस कदर छोटी होगी कि इसे एक पोस्ट कार्ड के टिकट के नीचे चिपका दिया जाएगा और सुबह की पहली रात से वो पोस्ट कार्ड पेरिस के एक पते पर रवाना कर दिया जाएगा। फवाद को अच्छी तरह मालूम था कि वो क्या कर रहा था। अगर आर्मन एक मामले में इसे ब्लैकमेल न कर रहा होता तो वो किसी कीमत पर इसका आलाकार न बनता, लेकिन आर्मन इसे सिर्फ ब्लैकमेल नहीं कर रहा था बल्कि इन मालूमात का अच्छा खासा मुआवजा भी दे रहा था। फवाद अब तक यही समझ रहा था कि आर्मन ये मालूमात फ्रांस के लिए हासिल कर रहा है। इसने एक मौका पर फवाद को बताया था कि दूसरी जंग अज़ीम में इसने बेशुमार यहूदियों को हलाक किया था और फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के मानदे नामी एक एजेंट से धमकी दी थी कि अगर इस इनके काम करने पर आमादा न हुआ तो यहूदियों को इसके बारे में आगाह कर दिया जाएगा। आर्मन पेरिस में मौसीकी के एक स्कूल में प्रोफेसर था। इसे मानदे के सामने हथियार डालने पड़े। मानदे ने इसे मिशेल नामी एक हसीना के हवाले कर दिया जो 2 हफ्तों तक इसे जासूसी की तरबियत देती रही। तो फिर इसे इस मिशन पर बेरूत भेज दिया गया या फवाद के बारे में इसे पहले ही बता दिया गया था। वो हर हफ्ते फवाद से हासिल होने मालूमात माइक्रो फिल्म पर मुंतकिल करके पोस्ट कार्ड के ज़रिए पेरिस के एक मखसूस एड्रेस पर दिया करता। लेकिन अगर फवाद को ये पता चल जाता कि आर्मन के भेजे हुए पोस्ट कार्ड फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के बजाय किसी और को पहुंच रहे थे तो उसे यकीनन हैरत होती। आर्मन के कहने के मुताबिक इसे मालूम नहीं था कि इस एड्रेस पर पहुंचने के बाद पोस्ट कार्ड कहाँ जाते हैं। ये एड्रेस दरअसल एक बूढ़ी बेवा का था जिसका फ्रांसीसी इंटेलिजेंस से या किसी सरकारी महकमे से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर उसे अपने नाम आने वाले खूबसूरत कार्ड देखकर भी यकीनन खुश होती, लेकिन फिर इस कार्ड को एक सादा लिफाफे में बंद करके लेटर बॉक्स में डाल देती। अल्फ्रेड मिलर के बारे में मालूमात पर मुश्तमिल माइक्रो फिल्म वाला पोस्ट कार्ड पेरिस में
मैडम लेराय के हाथों से होता हुआ डेड लेटर बक्स तक पहुंच गया था। इसके 4 दिन बाद तल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद लेबार्टरी में पोस्ट कार्ड की टिकट के नीचे से बरामद होने वाली फिल्म अनराज करके एक बड़ी स्क्रीन पर आर्मंड की भेजी हुई रिपोर्ट को डिकोड किया जा रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, बदनाम ज़माना सीक्रेट एजेंसी की यह दास्तान अभी जारी है।